गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल SLP स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम क्लास चैप्टर सेकंड का क्लास 11th का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, प्रिवेंटिव, और इसी में मैंने ऐड किया था पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्री मैंने पहले बताया था। तो अदर फ्रीडम्स की बात करते हैं। यू कैन सी दैट अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम देर आर सम अदर राइट एज वेल। तो राइट ऑफ फ्रीडम्स में बहुत सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं। दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, प्योरली एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन के साथ हैं, इम्पोज्ड। गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड कर रखे हैं लोगों पे। जैसे कि मैंने पिछली पार्ट में बताया था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का है हमारे पास राइट्स, लेकिन हम ये नहीं है कि किसी को भी गाली देने लग जाएं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग नहीं है। तो अब ये देखिए, ये मैं पहले करा चुका था। ठीक है, राइट ऑफ अक्यूज्ड। अब जो अक्यूज्ड होता है उसके क्या क्या राइट्स हैं? वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। तो किसी भी कोई ऑफेंस लग जाए तो हम ये सोचते हैं कि वो गिल्टी है, लेकिन वो गिल्टी नहीं है जब तक कि कोर्ट उसको पर्सन को गिल्टी ना मानने ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी क्राइम के लिए, कोई भी ऑफेंस के लिए। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। और जो क्राइम किया है उसको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू डिफेंड हर सेल्फ और हिमसेल्फ, और अपने आप को डिफेंड कर सके। टू एंश्योर ए फेयर ट्रायल इन कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 3 राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स दे रखे हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक पर्सन को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, मतलब एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट। ठीक है, कोई बैक डेट में कोई लॉ था और उस लॉ को चेंज करके ये बोल दिया। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ये तब समझ आएगा। मान लो किसी ने 1,000 रुपये लिए किसी काम के लिए। ठीक है, तो पहले वो 1,000 रुपये लेना ठीक था कि भाई ये ओके है, लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन आज 2025 में कानून चेंज करके ये बोल दिया गया भाई जो जो 1,000 रुपये जिसने लिए हैं, ठीक है, जो जो 1,000 रुपये लेगा वो क्या होगा, क्राइम में आएगा। मतलब वो क्या है, रिश्वत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब बैक डेट में भी चेंज कर दिया, लेकिन उस बैक डेट की वजह से उस आदमी को आज के टाइम पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लागू होता हमारे कानून में। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब वो खुद की गवाही नहीं दे सकता आदमी। ठीक है, तो ये सब हमें 3 राइट्स उनको मिले हुए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशंस को आपको पता होगा, जैसे कि बैगर और फोर्स्ड लेबर होता है विदाउट पेमेंट। ठीक है, अनदर क्लोजली रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स। स्लेव्स की तरह यूज करना। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड हैं। फोर्स्ड लेबर वॉज इम्पोज्ड बाई लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट। और ये फोर्स्ड लेबर जो होता था पहले पास्ट में बहुत यूज में होता था। ठीक है, तो ये हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में आता है। मैंने आपको फिर से याद करा देता हूँ एक बार आर्टिकल्स, जैसे कि मैंने ट्रिक बताई थी। EFERCRCR, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस ये वाला। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल राइट। ठीक है, और ये हो गया रेमेडीज़। ठीक है, तो ये हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये हो गया रेमेडीज़। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो इसी में इस ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और EFER 14 से लेके 18 तक एक है। तो 5 4 2 4 2 ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 2 4 2 से आप याद कर सकते हैं।
चार दो नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, पिछले पार्ट में मैंने सब बताया वहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्री एंड माइन। तो जो भी बच्चे 14 साल से नीचे हैं वो डेंजरस जॉब नहीं कर सकते। विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट। और यहीं इसी टाइम पे राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे आप मुझे इतने आर्टिकल्स कैसे याद हैं, तो ये आप बार बार पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको भी ये आर्टिकल्स वगैरह याद हो जाते हैं। दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। तो ये क्या बन गया, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मोर मीनिंगफुल हो गया। कब से, जब से राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट में डाला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। तो हमारा देश किस टाइप का है, सेकुलर देश है। तो यहाँ पे हम किसी भी धर्म को पोजेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं हम कोई भी धर्म को ना माने। ठीक है, तो वो फॉलो कर सकता है द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट किसी को ये नहीं बोल सकती कि भाई तुम ये धर्म को फॉलो करो। तो हमारा सिंपल मीनिंग है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया एवरी वन इज़ फ्री टू चूज ए रिलीजन्स। तो इंडिया में कोई भी रिलीजन्स को चूज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस होती है अंतरात्मा से, तो उसको अंतरात्मा में कोई भी धर्म को मानने उसको फ्रीडम है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन में चूज एनी रिलीजन और में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन्स। तो वो कोई भी रिलीजन को चूज कर सकता है, या वो चाहे तो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना कर सकते। तो वो अथिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, इवन अथिस्ट भी, जैसे भगत सिंह थे हमारे अथिस्ट, उनकी एक बुक का नाम भी है, वो है आई एम अथिस्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन्स। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स इज सब्जेक्ट टू सर्टेन limitations. Government can impose restriction on the practice of freedom of religions. फॉर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है प्रैक्टिस पे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर्स। तो पब्लिक ऑर्डर्स के लिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ला सकती है, अदरवाइज गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ रखा है, कोई भी रिलीजन्स कोई भी फॉलो करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पहले हमारी सती प्रथा होती थी। अब सती प्रथा में क्या होता था, जो भी अगर की फीमेल है उसके हस्बैंड नहीं रहते तो उस फीमेल को भी उस अग्नि में साथ जलना पड़ता था, जिंदा, इवन वो जिंदा होती थी उस टाइम तक। ठीक है, तो ये सती प्रथा होती थी, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंटरफेयर किया और सती प्रथा को ख़त्म किया धीरे धीरे। इज़ नॉट अनलिमिटेड, जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल बताओगे आप अनटचेबिलिटी का। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेस इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। तो सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज वैसे गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकती। Constitution has guaranteed the right to propagate one religion. This include persuading people. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट टू प्रोपगेट वन रिलीजन्स। ठीक है, कि हम रिलीजन्स को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसका ये इंक्लूड क्या कर सकता है, परसुएड करना, किसी को राजी करके धर्म बनवाना। परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। तो हम परसुएड करके तो किसी का रिलीजन चेंज करा सकते हैं, लेकिन हम किसी को इंटिमिडेशंस और या इंड्यूसमेंट करके हम किसी का रिलीजन्स फॉलो नहीं करवा सकते। ठीक है, इंडिमिटेशंस का मीनिंग होता है मतलब कि पैसे वगैरह दे के धमका के। ठीक है, और इंड्यूसमेंट का मीनिंग होता है पैसे वगैरह या कुछ ब्राइब वगैरह दे के किसी को, मतलब पैसे दे के वो करवाना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द फोर्सिबल कन्वर्जन। तो फोर्सिबल कन्वर्जन हमारे धर्म में पॉसिबल है नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। इट ओनली गिव अस द राइट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, किसी को परसुएड कर सकते हैं, किसी को राजी कर सकते हैं ओवर रिलीजन्स एंड दस अट्रैक्ट अदर टू इट। तो किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस धर्म को मनवाने के लिए, लेकिन हम किसी को इंटिमिडेशन नहीं कर सकते, इंड्यूसमेंट नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ और रिलीजन्स, तो ये क्या है, सब रिलीजन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी रिलीजन्स को इक्वल माना गया है। कोई भी धर्म किसी से ना बड़ा है ना कोई छोटा है, इवन वो चाहे हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, तो सभी धर्म इक्वल हैं। तो गवर्नमेंट किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी।
ठीक है। इट डज़ नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन्स, कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो ये हमारे कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई पब्लिक ऑफिशियल जो भी होंगे वो किसी भी रिलीजन्स के से, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस रिलीजन से हो, कोई भी रिलीजन्स का हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। सो राइट टू इक्वलिटी है हमारे देश में, ठीक है। और गारंटीड है गवर्नमेंट नॉट डिस्क्रिमिनेट, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती रिलीजन्स के बेस पे, ठीक है, इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है वो भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजन इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम इस टाइप्स का हमारा गवर्नमेंट का बिहेव है, ठीक है। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में कुछ है नहीं, इसमें क्या है मतलब कोई भी माइनॉरिटी है वो अपना कल्चर और एजुकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। और ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल नॉट वाइल ग्रांटिंग एड ग्रांट करेगी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको याद कराता हूँ, EFERCR, ये क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। और फिर क्या हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट और रेमेडीज़, ठीक है। तो ये हो गया राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये लास्ट आर्टिकल है, ठीक है। तो वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, अम्बेडकर ने क्या बोला उनको, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आत्मा और दिल बोला गया है किसको, इसको रेमेडीज़ को। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर टू गिव डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स को वो करवाने के लिए ऑर्डर इशू करवा सकता है, ठीक है, किसी भी रिट्स को डायरेक्ट करने के लिए कि भाई किसी कोई रिट्स यहाँ लगे। अभी रिट्स आपको मैं समझाऊंगा रिट्स होता क्या है। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर नोन एज रिट्स। तो स्पेशल ऑर्डर को ही क्या बोलते हैं, रिट्स। अब रिट्स देखिए कौन कौन सी टाइप के होते हैं। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, ध्यान से सुन लीजिए, हैबियस कॉर्पस। तो इसमें होता क्या है, कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, ठीक है। तो ये कोई जेल है, ठीक है, ये कोई जेल है, इसमें मान लो कोई अरेस्टेड पर्सन है तो कोर्ट बोल सकता है कि मेरे सामने इसको पेश किया जाए, ठीक है। या किसी भी आदमी को पकड़ा रखा है पुलिस ने, जेल में भी नहीं है इवन वो, तो वो कोर्ट बोल सकते हैं इसको मेरे सामने पेश किया जाए, हैबियस कॉर्पस रिट लगा सकती है। इट कैन आल्सो ऑर्डर टू फ्री एंड अरेस्ट पर्सन, और इसको फ्री भी कर सकती है इफ़ द मैनर ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। तो कोर्ट देखेगी भाई ये लॉफुल है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसको फ्री भी कर सकती है। मैंडेमस, मैंडेमस, अब जैसे संडे आ गया तो मंडे आएगा संडे के बाद, लेकिन मंडे को वो काम नहीं करता अच्छे से क्योंकि संडे को छुट्टी मिल गई, तो वो क्या हो गया, निठल्ला। अब कोई मैंडेमस की ट्रिक ये मैंने बता दी है, निठल्ला हो गया। तो दिस रिट इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। तो कोई भी अपनी लीगल ड्यूटी ना कर रहा हो, ठीक है, मान लो कोई पोस्ट पे बैठा है वो अपनी लीगल ड्यूटी ना कर रहा हो, तो वो क्या रिट लगा सकते हैं उसके खिलाफ, मैंडेमस, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मंडे को आया तो वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि संडे था पिछले दिन, उसको छुट्टी मिल गई और वो निठल्ला हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, STOP, स्टॉप, किसी को रोकना। तो प्रोहिबिशन का होता है, मान लो कोई कोर्ट है, ये छोटा कोर्ट है और यहाँ पे अपर कोर्ट है, इसका बाप बैठा है, ठीक है। तो ये कोई अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है तो ये कोर्ट इसको बोल सकता है कि भाई तुम्हारी जुरिडिक्शन इतनी है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकते, तो प्रोहिबिट कर देता है जुरिडिक्शन से। इश्यूड बाय द हायर कोर्ट इश्यू करता है और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट होते हैं। मैंने लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर केस गोइंग बियॉन्ड इट जुरिडिक्शंस, तो जुरिडिक्शन से बाहर जाए, ठीक है, जो सेशंस कोर्ट वगैरह होते हैं। क्यू वारंट बाई व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, कोई अपनी कुर्सी पे बैठा है, ठीक है, कोई अभी इस चेयर पे बैठा है, इस चेयर पे, ठीक है, एक आदमी बैठा है, तो उससे पूछ सकते हैं बाई व्हाट अथॉरिटी, आप किस किस दर्जे से यहाँ बैठे हो। इन कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट नॉट एंटाइटल टू होल्ड दैट ऑफिस, ठीक है, ये एंटाइटल नहीं है। मान लो ये 60 प्लस हो गया और ये चेयर को छोड़ नहीं रहा,
ठीक है, तो ये किस एंटाइटल से बैठा है, ठीक है, तो इसको मतलब, या मान लो क्राइम के केस में फंस गया और इसकी सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये कुर्सी को नहीं छोड़ रहा, बाई व्हाट अथॉरिटी, तो क्यू वारंट और रिट लगा सकते हैं इस पर। सेरिश्री, अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट टू अनदर अथॉरिटी ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हाई कोर्ट। अब ये भी सेरिश्री और प्रोहिबिशन में फ़र्क देखिए, प्रोहिबिशन में लोअर कोर्ट को केस ही ख़त्म कर दिया था। अब सेरिसरी में क्या होता है, लोअर कोर्ट भी अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा, लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया, कोर्ट केस को ही ट्रांसफर कर लिया हायर कोर्ट ने अपने पास, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट टू अनदर अथॉरिटी ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट हायर अथॉरिटी, ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ पे केस को ही रोक दिया जाता है वहाँ पे। अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे रिट्स के बारे में हमने पढ़ा, तो रिट्स को फॉलो करवाने के लिए काफ़ी नेशनल कमीशंस खुले, ठीक है, या जो आम लोग उनकी मदद के लिए काफ़ी कमीशंस खुले, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उनमें से एक है। गवर्नमेंट इसने 1993 में आया था, ठीक है, और इसमें होता कौन कौन है देखिए, मैंने अलग अलग कर किया है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर, ये याद रखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर नेक्स्ट कलर को देखिए, ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, द टू अदर मेंबर हु हैव नॉलेज एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स, दो अदर मेंबर। अब मैं इसको याद करा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से दो जने आएंगे, ठीक है, प्लस दो अदर मेंबर, दो जने यहाँ से आएंगे, प्लस हाई कोर्ट से एक मेंबर आएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन आएगा, चीफ जस्टिस प्लस में एक जज, फिर हाई कोर्ट से प्लस में चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ये, ठीक है, ये याद रखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का, और फिर प्लस में दो मेंबर, तो तीन बिल्डिंग हैं, तो तीन बिल्डिंग से पाँच मेंबर हो गए यहाँ पे, 2+2+1, ठीक है, पाँच मेंबर्स होने चाहिए। और कमीशंस इंक्वायरी इट्स ओन, तो कोई केस है उसकी खुद से इंक्वायरी कर सकता है, और पेटिशन प्रेजेंटेड बाय ए विक्टिम इनटू ए कंप्लेन और वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, विजिट टू जेल भी जा सकते हैं, स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स, और इनमेट्स जो जेल में कैदी हैं उनकी कंडीशंस भी विजिट के लिए एक स्टडी कर सकता है, ठीक है, तो और पेटिशंस भी प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट के सामने। द कमीशन डज नॉट हैव पावर ऑफ प्रोसिक्यूशंस, किसी को सज़ा देने की पावर नहीं है कमीशंस के पास। इट कैन merely मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इज कंडक्टेड, तो उनकी जो इंक्वायरी की है उसके बेस पे कोर्ट को रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई इसको इतनी सज़ा होनी चाहिए, या इसने ये क्राइम नहीं किया। फिर देखिए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं DPSP, ठीक है। अभी इसमें ये होते क्या हैं, ये होते हैं, एक तो होते हैं जैसे सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है तो वो किसके बेस पे बनाती है पॉलिसी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेस पे, ठीक है। तो स्टेट को कोई पॉलिसी बनानी है तो कहाँ से हेल्प लेती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। अब जैसे लीकर बंद करनी है, ठीक है, अब गांव का, चलो लीकर तो छोड़ो, अब गांव का विकास करना है तो आर्टिकल 40 क्या बोलता है, आर्टिकल 40 बोलता है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है ये, ठीक है, कि 40 बोलता है कि भाई हर एक गांव का, इंडिया में जितने भी गाँव हैं उनका विकास अच्छे से होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए खूब पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर गांव के रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हैं तो वो कहाँ से देख के बना रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देख के। अब जैसे लिकर बंद कर दी, ऐसे ही आर्टिकल है, ठीक है, तो आर्टिकल 40 में ही आता है लिकर का यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो ये सब आ गया, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, मतलब सबके लिए सेम कानून होंगे, तो वो आर्टिकल 44 से, मतलब ये आइडिया कहाँ से आता है नेता लोगों को, या जो IAS ऑफिसर्स होते हैं जो देश को चलाते हैं उनको आइडिया कहाँ से आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आइडिया आता है उनको कि भाई किस टाइप की पॉलिसी बनानी है। Therefore some guidelines were incorporated in the constitution but they were not legally enforceable, लेकिन वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको एनफोर्स करे। दिस मीन दैट इफ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइंस, गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं करती, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर किसी भी स्टेट में, जैसे यूपी स्टेट लें, उसमें दारू खूब चलती है तो वहाँ पे, लेकिन DPSP में क्या लिखा रखा है कि हमें लिकर को ख़त्म करना है, तो उसका तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि DPSP में ये बोला कि दारू के ठेके वगैरह सबको बंद करना है, तो कोर्ट में जाके इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम नहीं जा सकते, तो ठीक है। दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल, तो ये गाइडलाइंस क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्स,
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स भी हैं, जैसे अब डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ऐसे ही सिटीजन्स की भी ड्यूटी है कि हमारा क्या फ़र्ज़ है देश के लिए। तो ये कब डाली गई थी? 1976 में 42nd अमेंडमेंट में डाली गई थी। ठीक है। तो इसमें क्या थी कि भाई सिटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं सिटीजन्स की, तो टोटल 10 ड्यूटीज़ थी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दीज ड्यूटीज़। इनको एनफोर्स करने के लिए कोई भी फंडामेंटल वो नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी वो नहीं बना रखा। अब चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फंडामेंटल राइट आर रेस्ट्रेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट को स्टॉप करते हैं कोई भी काम करने से। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सहॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, तो मोटिवेट करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये आपको ये काम करना। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी। और फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, लेकिन डीपीएसपी होते हैं वो एंटायर सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए हैं। However, at the times when government intends to implement directive principle of state policy, it can come in conflict with the fundamental right of citizens। तो कई बार ऐसा होता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं जब गवर्नमेंट को कुछ लागू करना हो। द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट साउट टू पास लॉ टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम। दिस मेजर वर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट वोलेशन राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स होता था, जो कि आजकल 300A में है, लीगल राइट। ठीक है। ये आप आर्टिकल याद रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जमींदारी सिस्टम खत्म करनी थी, लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट बीच में आ रहा था। हाउएवर कीपिंग इन माइंड द सोसाइटी नीड दैट ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कि भाई ये बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब फंडामेंटल राइट से भी अबोव है। दिस लेड टू लॉन्ग लीगल बैटल, और ये दोनों के बीच में लीगल बैटल चलने लगी। द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी टुक डिफरेंट पोजिशंस। द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट राइट कैन बी अब्रिज फॉर गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो गवर्नमेंट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को भी अब्रिज किया जा सकता है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाना है तो। दिस आर्ग्यूमेंट अज्यूम दैट राइट्स वर हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। ठीक है। राइट को हिंड्रेंस कर सकते हैं वेलफेयर ऑफ द लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। ऑन द अदर हैंड द कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट फंडामेंटल राइट वर सो इम्पोर्टेंट एंड sacred that they cannot be limited even the purpose of implementing डीपीएसपी। तो गवर्नमेंट और यहाँ पे किसके, जुडिशरी के बीच में लड़ाई हो रही। जुडिशरी तो बोल रही है कि फंडामेंटल राइट्स अबोव हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि डीपीएसपी अबोव है। नेक्स्ट देखिए, दिस generate another complicated debates. This related to the amendment of the constitution. The government was saying that the parliament can amend any part of the constitution. तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही थी पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। The court was saying that the parliament cannot make an amendment that violate the fundamental rights. और वहीं जुडिशरी बोल रही थी कि पार्लियामेंट उस चीज़ को अमेंडमेंट नहीं करती जो कि ब्रीच करे फंडामेंटल राइट्स को। This controversy was settled by the important decision of Supreme Court in केशव नंदा भारती केस। तो एक केशव नंदा भारती केस हुआ। ठीक है। उसमें दोनों में जो डिबेट थी उसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ड एक निकाला गया कि भाई बेसिक फीचर है। तो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ न्यूज़ वगैरह दे रखी हैं। वार्ड सदस्य खातून को दबंगों ने कालिक पोत कर घुमाया। तो ये सब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा गया है। ठीक है। यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी को वो नहीं मिला। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हुआ है, अब्रीज हुआ है। तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ वगैरह में आते हैं। ठीक है। तो आपने फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज होते देखा है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज़ और रहती है यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, पहले एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन
made it clear that property could be taken away by the government for public welfare. Since 1950, government made many laws that limited the right to properties. अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्लियर कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, ठीक है। एक ये क्या हो गया, लीगल राइट, जो कि आर्टिकल 300A में है, ठीक है, लीगल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट्स की से रिमूव कर दिया है राइट टू प्रॉपर्टी। और किस अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इन 1978। और पहले क्या होता था, टेक अवे बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज दैट लिमिट द राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट करती थी। दिस राइट वाज एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि डिबेट्स होती थी DPSP और इसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में। फाइनली 1970 द सुप्रीम कोर्ट गिव ए डिसीजन दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया। देयरफॉर पार्लियामेंट हैड पावर टू अब्रीज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट। तो पार्लियामेंट उसको अब्रीज कर सकती है अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो 1978 में इसको 44th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम राइट टू प्रॉपर्टी जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम छेड़ ही नहीं सकते। तो देखिए आप एग्जांपल है राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि राइट फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया। लेकिन वो समाज के हिसाब से हमें देखना होगा कि आने वाले टाइम में क्या है, हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो जाएं। तो सिचुएशंस चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग्स हम लॉ को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इनमें जो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह तैयारी कर सके। थैंक यू वेरी मच।